हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र अवस्थी आज एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। प्रायः देखा जाता है कि जो हमारे किसान भाई हैं या अन्य नागरिक हैं, वो ज़मीनी विवाद को लेकर के तहसीलों के चक्कर लगाते रहते हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनको जो भी छोटे छोटे से विवाद हैं, बंटवारा हो गया, अपनी ज़मीन की पैमाइश हो गई या अन्य कोई छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, प्रार्थना पत्र हैं, उनका निस्तारण, कोई झगड़ा है, कोई कब्जा कर लिया है, कोई उनकी ज़मीन नहीं दे रहा है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सही जानकारी और सही दिशा नहीं पता है। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए ज़रूरी है, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। सही जानकारी के अभाव में लोग तहसील और कचहरी के आए दिन चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी समस्या हल नहीं होती है। इसी संबंध में आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पर बात करूंगा, वो है ज़मीन की पैमाइश। ज़मीन की पैमाइश किस माध्यम से होती है, किसके द्वारा की जाती है, क्या प्रक्रिया है, सारी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो ज़मीन की पैमाइश के लिए दो तरीके हैं। एक तो साधारणतः आदमी यदि अपनी पैमाइश जो भूमधरी है उसकी कराना चाहता है तो साधारण प्रार्थना पत्र वो तहसील में दे सकता है या किसी अन्य जो समाधान दिवस वगैरह होता है उसमें दे सकता है। तो सहमति यदि है, जो निजी भूमि है उसकी पैमाइश में यदि जो सह खातेदार है उन सबकी अगर सहमति आपस में है तो उसको लेखपाल या कानूनगो राजस्व निरीक्षक जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं सहमति के आधार पर। अब दो बातें होती हैं, कई बार होता है कि लोगों की जो सह खातेदार होते हैं आपस में सहमति नहीं होती है। किसी का कहना होता है कि हमारी इतनी भूमि है या हमारा इतना है, ये हमारे में कब्जा की है, तो उसके लिए राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो वाद दायर किया जाता है, धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश की जाती है। तो उसमें किसी एक व्यक्ति का जिसका सह खातेदार के रूप में नहीं, अलग से उसका नाम होता है गाटा संख्या में, उसकी पैमाइश की जाती है और जिस किसी के भी गाटा में उसका रकबा निकलता है उसकी पत्थरगड्डी करा करके उसको कोर्ट के माध्यम से निकाला जाता है। तो उसकी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आम सहमति बहुत ही कम जो है वो बन पाती है पैमाइश के संबंध में। तो जो हदबंदी का वाद है धारा 24, उसके लिए सबसे पहले आपको जिन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, उनकी हम बात करेंगे। तो राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत जो धारा 24 है, धारा 24 के अंतर्गत जो पैमाइश की जाती है उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उनमें सबसे पहले तो आपकी खतौनी, जो कि तहसील काउंटर से ही निकलती है या किसी जन सेवा केंद्र से हम निकाल सकते हैं। खतौनी के साथ आपका नक्शा बंदोबस्ती, जो कि बंदोबस्ती नक्शा आपको निकालने के लिए जो जिलाधिकारी कार्यालय में अभिलेखागार होता है उस अभिलेखागार से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका नियमानुसार नकल सवाल आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो बंदोबस्ती नक्शा आपके गाटे का पर्टिकुलर निकल जाएगा। तीसरा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है खसरा। आपके भी खसरे, आपके जो गाटा जिसकी पैमाइश कराना चाहते हैं उसका भी खसरा लगेगा, प्लस जो आसपास के काश्तकार हैं उनके भी खसरा वगैरह उसमें दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अधिवक्ता की, क्योंकि हर व्यक्ति इतना एक्टिव नहीं होता है कि उसको जो वाद है वो न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायालय में इसको दायर किया जाएगा।
जो भी संबंधित तहसील परगना आपका होगा, वहाँ के जो न्यायालय होगा उप जिलाधिकारी का, वहाँ पर इसको दायर किया जाएगा। इसमें आपको निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जिसमें ये गाटे की पेमाई यदि आप कराना चाहते हैं तो 1000 रुपये राजस्व संहिता के अंतर्गत शुल्क इसका निर्धारित किया गया है, जो कि चालान के माध्यम से आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करते हैं। उसका हेड होता है, वो हेड में अलग से बता दूंगा, यदि किसी को जरूरत होगी कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करता है तो मैं उसको वो हदबंदी का जो हेड है उसको बता दिया जाएगा। या दूसरा माध्यम इसमें एक और है बात दायर करने के। यदि आप न्यायालय में बात दायर नहीं करना चाहते हैं या किसी अधिवक्ता की मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक इसका नया प्रक्रिया शुरू किया है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से धारा 24 का बात दायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से इसका बात दायर कर सकते हैं। उसमें आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद आप उसको 1000 रुपये का जो ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन होगा वो फीस जमा करके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो न्यायालय उप जिलाधिकारी जो भी आपका तहसील होगा उसके पोर्टल में जाएगा। पोर्टल में जाने के बाद संबंधित कर्मचारी जो भी उसको हैंडल करते होंगे, देखते होंगे, वो आगे जो भी संबंधित तहसीलदार होंगे उनके पोर्टल में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तहसीलदार के जो पोर्टल होगा उससे इसको राजस्व निरीक्षक संबंधित जो भी क्षेत्र आपका होगा जहाँ पे MIC आपकी होनी होगी, उस राजस्व निरीक्षक के पोर्टल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राजस्व निरीक्षक इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद वो संबंधित काश्तकार से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद जो भी उसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे कि बंदोबस्ती नक्शा हो गया, खसरा खतौनी, जो भी भौतिक रूप से जरूरत होगी डॉक्यूमेंटों की, वो आपसे प्राप्त करेंगे और आपकी जो भूमि है उसकी पैमाइश के लिए एक डेट निर्धारित करेंगे। तिथि निर्धारित की जाएगी। उस निर्धारित तिथि के पहले नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें नोटिस जो संबंधित काश्तकार है जिसकी पैमाइश की जानी है उसको भी दिया जाएगा, और जो आसपास के काश्तकार हैं जिनके में रकबा प्रभावित होने की संभावना है या जिनको पक्षकार बनाया जाएगा आवेदनकर्ता द्वारा, जिनको पक्षकार बनाया जाएगा, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। प्रक्रिया सेम है, यहाँ तक की प्रक्रिया सेम है, चाहे आप ऑफलाइन आवेदन करते हो या ऑनलाइन आवेदन करते हैं, दोनों ही तहसीलदार के माध्यम से होकर के राजस्व निरीक्षक के पास जाएगा। ये प्रक्रिया सेम है। यदि आप भौतिक आवेदन करते हैं या भौतिक वाद दायर करते हैं तो वो न्यायालय में जा करके किसी अधिवक्ता के माध्यम से 1000 रुपये की निर्धारित शुल्क जमा करके आपको करना होता है। उसमें भी यही होता है कि उसको मुकदमे को बात को दायर किया जाएगा, पोर्टल में उसको ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। दर्ज करने के बाद उसको संबंधित तहसीलदार के पास भेजा जाएगा। तहसीलदार के माध्यम से ही वो राजस्व निरीक्षक के पास पैमाइश के लिए जाएगा। राजस्व निरीक्षक पैमाइश के लिए उसमें तिथि निर्धारित करेंगे। तिथि निर्धारित करने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद जो तिथि निर्धारित की गई है उस पर कानूनगो राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय, जिस क्षेत्र की पैमाइश होनी है, और संबंधित लेखपाल उस क्षेत्र के, यदि कोई दूसरा मौजा पड़ता है तो वहाँ के भी लेखपाल रहेंगे, और गांव के आसपास के संबंधित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है पैमाइश के दौरान। कानून को जाते हैं, सर्वप्रथम पैमाइश के लिए जो उपकरण पैमाइश में आते हैं उनका गंटरी जरीब वगैरह हो गया, गंटरी जरीब बुनिया, तमाम चीज़ें जिससे वो अपना निकालते हैं कि किस में कितना निकल रहा है। उसके बाद पैमाइश की जाती है। पैमाइश में निर्धारित बिंदु बनाए जाते हैं, जो कि एक मुश्किल मुकाम जिनको कहा जाता है। मुश्किल मुकाम तिमेड़ा होता है, कोई चक्रोड हो सकता है, कोई सेहद्दा पत्थर हो सकता है, जो भी मतलब उनका निर्धारित है वो उसको बनाएंगे।
और जहाँ से भी संभावना होगी खेत के जो भी काश्तकार आसपास के होंगे उनके सभी के खेतों की नाप की जाएगी, नाप करके उसको निकाला जाएगा। नाप करने के बाद जो राजस्व निरीक्षक हैं वो हदबंदी आख्या तैयार करते हैं। हदबंदी आख्या के साथ नक्शा प्लाट, फील्ड बुक इत्यादि तैयार करके उस हदबंदी आख्या को तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार उसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो तहसीलदार के माध्यम से न्यायालय, संबंधित न्यायालय उप जिलाधिकारी में सबमिट हो जाएगी। अब न्यायालय में वो हदबंदी आख्या आने के बाद जो भी संबंधित पक्षकार हैं जो उसमें वाद पत्र में बनाए गए हैं उन सभी को न्यायालय से पुनः नोटिस प्रेषित किया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसमें फला तिथि निर्धारित की गई है। उसमें एक तिथि निर्धारित की जाएगी। उस निर्धारित तिथि पर संबंधित पीओ जो होंगे, पीठासीन अधिकारी के समक्ष वो फाइल प्रस्तुत की जाएगी। सभी को अवसर दिया जाएगा। यदि किसी की आपत्ति उस हदबंदी आख्या पर आती है कि जो भी पैमाइश हुई है वो गलत तरीके से हुई है या उसका नहीं निकल रहा है रकबा जो निकाला गया है, तो उसकी आपत्ति को सुना जाएगा। उस आपत्ति पर जो भी वादी है जिसका खेत की पैमाइश की गई है वो प्रति आपत्ति दाखिल करेगा। प्रति आपत्ति में वो उसकी जो आपत्ति है उसका जवाब प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात उसमें न्यायालय से जो राजस्व निरीक्षक है जिसने हदबंदी की पैमाइश की है वो इसके संबंध में उसका बयान दर्ज किया जाएगा। न्यायालय में उसको सम्मन भेज करके बुलाया जाएगा, उसका बयान दर्ज किया जाएगा। बयान लेने के बाद जो संबंधित पक्षकार हैं जिनमें का रकबा प्रभावित हो रहा है उनके जो अधिवक्ता होंगे या स्वयं जो काश्तकार होगा वो संबंधित राजस्व निरीक्षक से, हदबंदी करता राजस्व निरीक्षक से जिरह करेगा। जिरह करने में जो फैक्ट निकलेगा, जो तथ्य निकलेगा, उनको संबंधित जो पेशकार होंगे, जो रीडर होंगे वो अंकित करेंगे। बयान और जिरह अंकित की जाएगी। जिरह पूर्ण होने के बाद पत्रावली जो होगी वो बहस पे चली जाएगी, बहस होगी। इसमें फिर दोनों पक्षों के जो भी अधिवक्ता हैं वो बहस करेंगे। पीठासीन अधिकारी के समक्ष बहस होगी। बहस में जो भी फैक्ट निकल के आएगा, यदि हदबंदी आख्या संभवतः समझ में आ रही है पीठासीन अधिकारी को नहीं ये गलत तरीके से की गई है या इसको निरस्त करना जायज है, तो उसको निरस्त करके पुनः पैमाइश का आदेश किया जा सकता है। यदि पीठासीन अधिकारी को ये आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं जो हदबंदी आख्या है, जो हदबंदी की गई है नियमानुसार की गई है और जो आपत्ति है वो निराधार है, तो उसको निरस्त करके हदबंदी आख्या की पुष्टि कर दी जाती है। हदबंदी आख्या की पुष्टि होने के बाद आदेश में ये चीज मेंशन होती है कि आप 15 तहसीलदार को आदेश की एक प्रति भेजी जाए और 15 दिवस के अंदर पत्थरगड्डी की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तब इस आदेश और नक्शे के आधार पर, फील्ड बुक के आधार पर जिसके खेत में भी निकलता है उसको नाप करके पैमाइश करके उसकी पत्थरगड्डी कराई जाती है, जिससे व्यक्ति की जो समस्या रहती है इससे पूरी प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूर्ण करनी होती है। ये निर्धारित समय राजस्व संहिता में ही दिया हुआ है। इसमें अनावश्यक विलंब नहीं किया जाता है, 3 माह के अंदर पूर्ण करनी होती है। यदि किसी कारणवश कोई आपत्ति है या कहीं अन्य न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो बाई चांस बहुत रेयर डिले होता है, नहीं तो 3 माह के अंदर 90 दिन का समय इसमें है, उस 90 दिन में इसको निस्तारित करना होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि जो जमीनी विवाद, पैमाइश से संबंधित विवाद है उसको कैसे निस्तारित किया जाएगा, किस प्रकार से इसका निस्तारण होगा। इस संबंध में यदि किसी का कोई डाउट हो, किसी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रक्रिया में कहीं कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, कोई भी किसी को जानकारी चाहिए होगी तो अलग से कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों जानकारी के लिए।